नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में अफगानिस्तान में कट्टरवाद, आतंकवाद और विकास पर चर्चा होने की संभावना। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते आपसी सहयोग की समीक्षा की। क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, केंद्र सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। केंद्र सरकार ने कहा, इस खरीफ मौसम में रिकॉर्ड 15 करोड़ 5 लाख टन अनाज उत्पादन होने का अनुमान। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.75% हुई। देश भर में वाणिज्य उत्सव में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में चारू सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज बताया कि दोनों नेताओं की बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में परस्पर संबंध बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। At their bilateral meeting on the 24th of September, the Prime Minister and President Biden will review the robust and multifaceted India-US bilateral relationship. They will also discuss how the comprehensive strategic global partnership between our two countries can be enriched. The two leaders are expected to discuss how to bolster bilateral trade and investment ties, strengthen defense and security collaboration, boost the strategic clean energy partnership, explore new avenues in emerging technologies, including through R&D, innovation and industry linkages. विदेश सचिव ने बताया कि दोनों नेता अफगानिस्तान के घटनाक्रम सहित प्रमुख क्षेत्रीय मुद्दों और कट्टरवाद तथा आतंकवाद से निपटने के तरीकों पर भी बातचीत कर सकते हैं। The bilateral meetings would also feature current regional security situation following recent developments in Afghanistan, our stakes as a neighbor and a long-standing and preferred development partner of the people of Afghanistan. In this context, we would undoubtedly discuss the need to stem radicalism, extremism, cross-border terrorism, and the dismantling of global terrorist networks. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच सुरक्षा भागीदारी गठबंधन ऑकस और क्वाड पर इसके प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर श्री श्रृंगला ने कहा कि क्वाड और ऑकस एक जैसे समूह नहीं हैं। विदेश सचिव ने बताया कि श्री मोदी अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत के अलावा वाशिंगटन में क्वाड के पहले गैर वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें समसामयिक, वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रमुखता से बातचीत होने की संभावना है। विदेश सचिव ने बताया कि क्वाड सम्मेलन में मुक्त, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए नेताओं को एक महत्वपूर्ण अवसर मिलने की आशा है। श्री श्रृंगला ने बताया कि श्री मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। वे जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के कई शीर्ष कार्यकारियों से भी बैठक करेंगे। वाशिंगटन के बाद श्री मोदी न्यूयॉर्क में शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड में सामान्य चर्चा को संबोधित करेंगे। वैक्सीन के सवाल पर विदेश सचिव ने कहा कि कोविशील्ड को मान्यता न देना भेदभावपूर्ण नीति है और इसका ब्रिटेन की यात्रा करने वाले भारत के नागरिकों पर असर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में ब्रिटेन के
नए विदेश मंत्री से बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम सहित विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में आतंकवाद और मादक पदार्थों, अवैध हथियारों तथा मानव तस्करी बढ़ने की आशंका के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने वहां मानवाधिकार और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी और श्री मैक्रों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और स्थिरता तथा सुरक्षा में दोनों देशों की भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की समीक्षा की। उन्होंने भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की भावना के अनुरूप नियमित विचार विमर्श करने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने अफगानिस्तान की स्थिति पर फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच सहयोग के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस के साथ रणनीतिक भागीदारी को बहुत महत्व देता है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन तथा वर्षा आधारित कृषि की चुनौतियों से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कृषि के लिए रबी अभियान 2021-22 के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों की सहायता को अपना ध्येय बनाया है। उन्होंने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्री तोमर ने राज्यों से आग्रह किया कि वे पानी, बिजली और उर्वरकों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने कम कीमत वाले और भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाले नैनो यूरिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ हर किसान को मिले। उन्होंने बताया कि 2 करोड़ 25 लाख से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और इनके जरिए ऋण के रूप में 2,25,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को सुरक्षा कवच मिला है। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ मौसम में अनाज का सर्वाधिक 15 करोड़ 5 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों की दक्षता और सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण अनाज का भरपूर उत्पादन हुआ है। इस खरीफ सत्र चावल का भी सर्वाधिक यानी 10 करोड़ 70 लाख 40 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान है। ये पिछले 5 वर्ष में औसत चावल उत्पादन से 92 लाख 10 हजार टन अधिक है। न्यूट्री या मोटे अनाज का उत्पादन 3 करोड़ 40 लाख टन, मक्का का 2 करोड़ 12 लाख 40 हजार टन, दालों का 94 लाख 50 हजार टन, तुअर का 44 लाख 30 हजार टन होने की उम्मीद है। तिलहन का 2 करोड़ 33 लाख 90 हजार टन, मूंगफली का 82 लाख 50 हजार टन, सोयाबीन का 1 करोड़ 27 लाख 20 हजार टन, कपास का 3 करोड़ 62 लाख 20 हजार गांठे और गन्ने का 41 करोड़ 92 लाख 50 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान है। भारत ने कृषि उत्पादों के निर्यात में अत्यधिक वृद्धि कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2021-22 में अप्रैल से अगस्त तक कृषि और प्रसंस्कृत खाद्यान्नों के निर्यात में इससे पिछले वर्ष की तुलना में 21.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्यिक जानकारी और सांख्यिकी महानिदेशालय ने इस बारे में त्वरित अनुमान जारी किया है। निर्यात में ये वृद्धि कोविड प्रतिबंधों के बावजूद हासिल की गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में ये वृद्धि देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देकर किसानों की आय में इजाफा करने की सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। देश में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उपचाराधीन मरीज कुल मरीजों के 1% से कम है और इस समय ये 0.92% हैं, जो पिछले मार्च के बाद सबसे कम है। देश में कुल मरीज 3,09,000 से अधिक हैं, जो 184 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,115 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.75% है, जो पिछले मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। कल
34,469 लोग स्वस्थ हुए। इसे मिलाकर अब तक 3 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 55 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने अब तक 1 करोड़ 20 लाख चिकित्सीय परामर्श प्रदान किए हैं। सरकार की प्रमुख टेलीमेडिसिन सेवा के रूप में लगातार आगे बढ़ते हुए ये देश की सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे बड़ी ऑनलाइन चिकित्सीय सेवा है। एक रिपोर्ट। वर्तमान में लगभग 90,000 रोगी ई संजीवनी सेवा से प्रतिदिन लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े परामर्श के लिए मरीज इस डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके दैनिक आधार पर डॉक्टर्स और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। ई संजीवनी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों ABHWC के माध्यम से संचालित होती है, जहां पर ई संजीवनी OPDs चलाई जाती हैं। ये सेवा उन लोगों के लिए तो बहुत ही लाभदायक है जो घर बैठकर चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहते हैं। ABHWC ने 67 लाख चिकित्सकीय परामर्श पूरे कर लिए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत ई संजीवनी सेवा कोविड के मरीजों के साथ साथ गैर कोविड रोगियों को भी स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रही है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रेय। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में अफगानिस्तान में कट्टरवाद, आतंकवाद और विकास पर चर्चा होने की संभावना। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते आपसी सहयोग की समीक्षा की। क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, केंद्र सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। केंद्र सरकार ने कहा, इस खरीफ मौसम में रिकॉर्ड 15 करोड़ 5 लाख टन अनाज उत्पन्न होने का अनुमान। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.75% हुई। देश भर में वाणिज्य उत्सव में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। भारत को बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किए जाने वाला वाणिज्य उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने आज लेह में 2 दिन के वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उद्योग और वाणिज्य विभाग हस्तकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के साथ मिलकर इसका आयोजन कर रहा है। इसमें भारत को बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में दिखाया जा रहा है। श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के पीछे परिकल्पना थी कि इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाया जाए। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक अलग से मान्यता इसलिए दी क्योंकि हमने लंबे समय तक देखा आजादी के बाद कि लद्दाख एक उपेक्षित क्षेत्र के रूप में पड़ा हुआ था। हमने 19-20 का जो फाइनेंस के लिया था उसमें ही 3,500 करोड़ से अधिक की धनराशि यहाँ के लिए आवंटित की। 14वें वित्त में टैक्सेस का जो उनका शेयर था वो उनको दिया। हमारा जो उसके बाद जितने बजट आए उसमें भी लगभग 6,000 करोड़ की ऐसे हमने योजनाओं के लिए प्रस्ताव किए। कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना दरदेश ने आज अहमदाबाद में वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग के अभूतपूर्व योगदान के साथ तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे वाणिज्य उत्सव आने वाले दिनों में राज्य के अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य की निर्यात नीति पर जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून में वाणिज्य उत्सव में उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और निर्यातों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना है।
कोलकाता, सिक्किम और मणिपुर सहित कई शहरों में भी वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ किया गया। सिक्किम वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के सलाहकार काडू शेरिंग नामका ने इस उत्सव का उद्घाटन किया। श्री नामका ने प्रतिभागियों को अपने निर्यातों को उन्नत बनाने के लिए उत्सव के विभिन्न सत्रों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज बापू ने पुण्य भूमि पर। आज की कड़ी में हम याद कर रहे हैं 1905 में आज ही के दिन जामनगर के पास जन्मे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उच्छंग राय नवल शंकर ढेबर को। ढेबर मौजूदा गुजरात और तत्कालीन सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव में ढेबर ने 1936 में अपने गृहनगर राजकोट में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए वकालत का पेशा छोड़ दिया। ढेबर ने 1938 और 1942 के बीच राजकोट रियासत में सत्याग्रह का नेतृत्व किया और व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा कन्फेडरेशन मूवमेंट में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वजह से उन्हें 3 बार जेल जाना पड़ा। अधिकांश रियासतें जनता के हितों की अनदेखी करते हुए उन पर भारी आर्थिक बोझ डालकर भारी भरकम टैक्स लगा रही थीं। अंग्रेजों ने उन्हें घरेलू और बाहरी आक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान की और बदले में देशी शासकों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का समर्थन कर राष्ट्रवादी भावनाओं के खिलाफ कार्य किया। 20वीं शताब्दी के पहले और दूसरे दशक में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा। कई क्रांतिकारियों के ब्रिटिश सत्ता से दूर रियासतों में चले जाने से इन रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। 1930 और 1940 के दशक के दौरान ढेबर राजकोट रियासत में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ये बलिदानों नो प्रेमी कई जीवे सदा अंगारों पर, हो नरवीर सदा मरसे आधरती मानो प्यार तने, ओ नरवीर सदा मरसे आधरती मानो प्यार तने। 30 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने रियासतों में काठियावाड़ के लोगों के आंदोलन का नेतृत्व किया। संयुक्त सौराष्ट्र के निर्माण में ढेबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अक्टूबर 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कराने की कोशिश की तो ढेबर ने आंदोलन का नेतृत्व किया और रियासती सरकार के आर्थिक बहिष्कार की घोषणा की, जिससे जूनागढ़ के नवाब को भूमिगत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ढेबर के शुरू किए गए बहिष्कार आंदोलन से दूसरे रियासतों के सेनानियों को भी प्रेरणा मिली और इसका व्यापक असर पड़ा। इसके बाद ही जूनागढ़ के भारतीय संघ में शामिल होने की राह खुली और इस तरह ढेबर के नेतृत्व में जूनागढ़ रियासत को निरंकुश नवाब की चंगुल से मुक्ति मिली। 15 फरवरी 1948 को जब 202 रियासतों और प्रशासनिक क्षेत्रों को मिलाकर भारतीय संघ का सौराष्ट्र बना तो उसमें ढेबर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे देखते हुए उसी दिन ढेबर को सौराष्ट्र का पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। जाने माने गांधीवादी अनामिक शाह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में ढेबर के नेतृत्व के बारे में अपने विचार साझा किए। ढेबर भाई ने कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत शांत क्रांति करके लैंड रिफॉर्म किए और जो खेती करते हैं उनको ये जमीन मिले ऐसा प्रावधान किया। तो उन्होंने जिनके पास खेती की जमीन है उनके लिए लैंड मॉर्गेज बैंक बनवाया और ये सौराष्ट्र लैंड मॉर्गेज बैंक आज भी चल रही है और बैंक ने जो
कृषि लोगों को कर्ज लेना था, उनको बैंक से मिलता था जमीन के सामने, ऊंचे ब्याज पे बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ढेबर की जन सेवाओं को देखते हुए 1973 में उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी के देश के प्रति प्रेम और बलिदान की अमर भावना को नमन करते हैं। 1949 में आज ही के दिन मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ के साथ विलय के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 में मणिपुर भारत का अंग बना। संविधान लागू होने के बाद मणिपुर को मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल किया गया। बाद में इसके स्थान पर प्रादेशिक परिषद गठित की गई। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत यहाँ विधानसभा गठित की गई। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें 8826546262। आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसे परिक्रमा कार्यक्रम में प्रत्येक बुधवार को सुना जा सकता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आकाशवाणी समाचार के कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ के डॉक्टर सूर्यकांत विशेषज्ञ होंगे। श्रोता विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1880115767 और टेलीफोन नंबर 01123314444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts बाय #AskAIR पर भी अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री सोनोवाल ने आज गुवाहाटी में अपना पर्चा दाखिल किया।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री तथा भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर एल मुरुगन ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किया। एक रिपोर्ट। डॉक्टर मुरुगन ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए रास्ते तलाशने को भी कहा। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों से युवा पीढ़ी को जोड़ने और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। श्री मुरुगन ने कहा कि रेडियो सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे नई पीढ़ी आकर्षित हो और राजस्व में भी वृद्धि हो। उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय और लोक संपर्क ब्यूरो को केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और बेहतर ढंग से प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। श्री मुरुगन ने कहा कि सभी विभागों को आम जनता के कल्याण के लिए काम करना है। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र भोपाल का निरीक्षण भी किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में पटनी टॉप के शिवगढ़ धार क्षेत्र के निकट सेना का एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें घायल हुए 2 पायलटों की अस्पताल में मौत हो गई। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि मृतकों में एक कैप्टन जबकि दूसरा मेजर था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख नरेंद्र गिरि की मौत के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों ने महंत नरेंद्र गिरि को आज उनके निवास बगबमबारी मठ में श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरि की मौत से जुड़ी कई सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दल इसकी जांच कर रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामले में एक और केस दर्ज किया है। इस तरह से अब तक 38 केस दर्ज हो चुके हैं और उनकी जांच चल रही है। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। असम सरकार ने हाल ही में कोकराझार जिले में 2 कथित उग्रवादियों के मारे जाने की जांच का आदेश दिया है। गृह सचिव डीपी मिश्रा ने कहा कि लोअर असम के संयुक्त जयंत नरलीकर घटना की जांच करेंगे और 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 59,005 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,562 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 73.61 के स्तर पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 45,258 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी 58,750 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $74.60 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे चरण में दुबई में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए हैं। प्रसार भारती के डिजिटल नेटवर्क ने भारत के डिजिटल मीडिया उद्योग में राजस्व आधारित विस्तार के बजाय समेकित विकास पर बल देते हुए अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। डिजिटल जगत में लोक प्रसारक के जनादेश का निर्वहन करते हुए प्रसार भारती ने पूर्वोत्तर के राज्यों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की है और 22 करोड़ से अधिक बार देखे जाने और यूट्यूब पर 10 लाख से अधिक सब्सक्राइबर बनाने में भी कामयाबी पाई है। हाल में दूरदर्शन के आइजॉल केंद्र के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर 1 लाख से अधिक हो गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में अफगानिस्तान में कट्टरवाद, आतंकवाद और विकास पर चर्चा होने की संभावना। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते आपसी सहयोग की समीक्षा की। क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में राज्य सरकारों को पूरा सहयोग करेगी। केंद्र सरकार ने कहा इस खरीफ मौसम में रिकॉर्ड 15 करोड़ 5 लाख टन अनाज उत्पादन होने का अनुमान। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में वाणिज्य उत्सव में भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।